अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, घर, दफ्तर, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो फर्नीचर के बगैर मुकम्मल हो। फर्नीचर का हम सब की ज़िंदगियों में एक बहुत अहम हिस्सा है। फर्नीचर इंसान की जमालियाती हिस्स है। उसकी नशो नुमा में कैसे किरदार अदा करता है, फर्नीचर इंसान की ज़िंदगी में कैसे आसूदगी और आसाइश और कंफर्ट लाता है, इसी पे बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मल्टीवुड फर्नीचर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मियां फरियाद अहमद को। वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। हम उनसे इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। मियां साहब, खुश आमदीद। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि फर्नीचर का जो इंतखाब है, नॉर्मली उसके लिए क्या क्या मतलब एस्पेक्ट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखे जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू माविया, आपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। तो फर्नीचर के अंदर मैं ये समझता हूँ जी कि जब भी हम फर्नीचर बाय करने जाएं, ऑफिस फर्नीचर या होम फर्नीचर, तो हमें उसकी क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी देखे हैं कि अगर आप एक चेयर बाय करते हैं तो आप अगर उसकी जो है वो प्राइस के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं यार चेयर तो चेयर ही है, कोई बात नहीं, यूज करनी है, बैठना ही है, इट्स नॉट राइट। ये रॉन्ग है। ये आप अपनी हेल्थ के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि चेयर की जो सीट है उसके अंदर फोम की डिफरेंट क्वालिटीज हैं। ठीक है। एक क्वालिटी ऐसी है कि जो आपको पाइल की डिजीज नहीं होने देती, आपको बवासीर नहीं होने देती, क्योंकि उसका फोम हीटेड नहीं होता। और एक फोम ऐसा है कि आप उसको यूज करते हैं, आपने देखा होगा मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिस में जहाँ पे ये नॉर्मल चेयर लगी होती है वहां पे मोस्टली लोग जो है ना वो पाइल्स डिजीज का शिकार होते हैं। अच्छा। उसकी रीजन ये है कि वो फोम हीट छोड़ता है, जिस वजह से जो है वो उन्हें वो बवासीर हो जाती है। ओहो। तो इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कोई चेयर बाय कर रहे हैं तो आप उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना करें। अच्छा, फोम 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, डिफरेंट क्वालिटीज 10 नंबर हैं। तक फोम है? जी जी, डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अब आप देखें कि अगर आप अच्छी क्वालिटी का फोम जो वाली चेयर ले रहे हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर होगी, बट दो साइड्स हैं। एक ये कि आप अपनी बीमारी पे पैसे लगाएंगे, चेयर पे नहीं लगाएंगे। तो दूसरा ये है कि आप अच्छी चेयर बाय कर लेंगे तो वो आपको ज्यादा जो है ना वो फायदा देगी। यानी अगर आपकी लॉन्ग टाइम सिटिंग है ऐसे ही है। और आप एक अनकंफर्टेबल चेयर लेके आ जाते हैं जो सस्ती है, सस्ती है, बिल्कुल ऐसे। तो एक तो आप सारा दिन बैठ बैठ के थक जाएंगे, ऐसे ही कभी आप उसके नीचे कोई गद्दी रखेंगे, कभी उठ के वॉक करनी शुरू कर देंगे, आपका काम में दिल नहीं लगेगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने ये कुर्सी सिलेक्ट की है, बिल्कुल वो सस्ते के चक्कर में ऐसी ले आया हूँ जो अब एक ट्रबल सम फेलो है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्वालिटी जो है ना जी वो बड़ी मैटर करती है। और इसमें हमने देखा कि मोस्टली जो हमारे दोस्त लॉन्ग टाइम सिटिंग करने वाले हैं, ठीक है, उनके क्या है जी बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो लंबर को चेयर सपोर्ट ही नहीं कर रही। सस्ती चेयर है, वो पीछे आपको जो है ना लंबर को सपोर्ट नहीं करेगी, तो कुछ अरसे बाद जो है ना आपकी बैकबोन में पेन शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ चेयर की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप यकीन करें कि जब आप कंफर्टेबल बैठे हुए हैं ना तो आपका वर्किंग जो है ना आपकी वो बेटर होगी। आप दिल से वर्किंग करेंगे, आप जो है वो अपने पूरे ज़ौक और शौक से लगन से वो काम कर सकते हैं। और अगर आपकी चेयर जो है वो आपको इरिटेट कर रही है, आपको थका रही है और कंफर्ट लेवल ठीक नहीं है, तो फिर आपकी वर्किंग जो है ना वो उसमें डिस्टर्ब होगी। वो रिजल्ट जो आप रिक्वायर्ड हैं आपको, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर हम ऑफिस फर्नीचर की बात करें, अगर हम बार चेयर की बात करें, अगर हम वेटिंग चेयर जो हमारी एयरपोर्ट्स के ऊपर और डिफरेंट जो है ना वो टर्मिनल पे ऊपर लगी होती हैं उनकी बात करें, तो अगर कंफर्ट लेवल अच्छा होगा तो उससे जो है वहां पे बैठने वाले या उसको यूज करने वाले जो है ना वो हेल्थी जो है ना वो लाइफ वो गुजारेंगे। यानी वो एक पीसफुल माइंडसेट के साथ वहां बैठेंगे। यस। और वो इरिटेट नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे। मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं कोरिया में था तो वहां पे एक कंपनी से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा योर चेयर इज टू मच एक्सपेंसिव।
Nothing, never expensive. When anybody can use, then they feel comfort level. Better than he work very well, more well. So उनकी लॉजिक बड़ी अच्छी है। और उसके बाद मैंने भी आके पाकिस्तान में मेरे स्टाफ के पास भी जो है वो बेहतरीन चेयर इसलिए मैंने उन्हें ऑफर की कि रखें, क्योंकि उससे जो है वो काम की स्पीड भी बेटर होती है। जब एक बंदा 8 घंटे 10 घंटे बैठ के काम करता है तो वो अगर वो कंफर्ट चेयर होगी तो वो थकेगा नहीं, इरिटेट नहीं होगा, बैक बोन का उसको इश्यू नहीं होगा, तो उसकी वर्किंग पोजीशन जो है वो बहुत बेटर होगी। अच्छा, ये सब मैं आपकी बात इसलिए भी फॉलो कर रहा हूँ कि जब मैं खुद एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था तो वहाँ मेरी जो सिटिंग थी वो तकरीबन 12 घंटे के करीब थी, यानी मैं उसी जॉब एनवायरनमेंट में रहता था। और मैं महसूस करता था कि जो रिवॉल्विंग चेयर मेरे पास है मैं 12 घंटे काम करने के बावजूद मैं थकता नहीं था। ऐसे ही इसका मतलब है कि आपकी जो सिटिंग चेयर है उसका बड़ा अहम रोल है, आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस उससे बेहतर हो जाती है। बेशक आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि चेयर बेटर है तो आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस जो है ना वो दी बेस्ट है। अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कस्टमर को कि मुझे जो फोम 1 नंबर कह के दिया जा रहा है वो है ही 1 नंबर? अच्छा, उसमें ऐसा है जी कि फोम की क्वालिटी जो है ना वो नॉन एक्सपीरियंस बंदा भी आइडिया लगा लेता है कि हमारे एक इंजेक्शन मोल्डेड फोम भी आता है, ठीक है, वो भी अवेलेबल होता है। और इसके अलावा जो है वो डाई कास्ट पे भी बना होता है फोम, वो भी अवेलेबल होता है। उसमें कस्टमर को आइडिया होता है। दूसरा, लेट से हम अगर चेयर इंपोर्ट करते हैं कोरिया से, चाइना से, तो उसके अंदर वहां से जो हम क्वालिटी लेते हैं वो आर्थो के हिसाब से, वहाँ पे उनके जो फिजिशियन बैठे होते हैं, डॉक्टर्स हैं, वो एडवाइस करते हैं कि ये इसकी जो है ना ये हीट कैपेसिटी है और ये इसकी लंबर सपोर्ट की जो है ना ये इसकी क्वालिटी है, इसमें पोस्चर ये आपका रहेगा तो आप इतना अरसा जो है ना आपको बैक बोन की कोई इश्यूज नहीं आ सकते। अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल यानी हैरत अंगेज नई मालूमात हैं कि जब आप बाहर से चेयर्स की परचेजिंग करते हैं तो वहां पे बाकायदा आर्थो स्पेशलिस्ट जो हैं, वो कंसल्टेंट जो हैं, वो डॉक्टर्स जो हैं वो गाइड करते हैं कि आपको कौन सी चेयर सेलेक्ट करनी उसके अंदर वो वेट कैपेसिटी, इवन वहां पे उनकी लेटेस्ट जो चीजें हैं वो वेट कैपेसिटी के ऊपर जाके चेक करवाते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि ये इसकी वेट कैपेसिटी है। वहां पे फिर वो जब आर्थो के फिजिशियन को बुलाते हैं तो वो हमें पूरी ब्रीफिंग देता है, वो उसके पोस्चर के बैक बोन का पोस्चर जो है ना उसके मुताबिक वो हमें गाइड करता है कि जी इस लंबर के ऊपर आपके जो है ना वो प्रेशर आने वाला है, उसको कैसे सपोर्ट करती है, उसकी एक पूरी थ्योरी है। और वो थ्योरी जो है ना वो नॉट अ सिंगल पेज, वो 12 पेजेस के ऊपर उन्होंने उसकी थ्योरी जो है ना वो प्रिंट की होती है कि जी इसके ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव जरूर होती हैं चेयर्स, और जो एक्सपेंसिव होगी उसकी क्वालिटी जो है ना वो भी दी बेस्ट होगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव का एक और भी फायदा है। बज़ाहिर आपको आज जो महंगी लग रही है, एक चेयर वो आप हर साल तब्दील करते हैं, बिल्कुल, और एक चेयर है वो 10-15 साल आपके साथ चलती है। ऐसे ही तो ऑब्वियसली उसने अपनी कीमत तो पूरी कर दी। एक तो लॉन्ग लाइफ चलती है, दूसरा ये है कि आपने जो पैसे चेयर के ऊपर एक्सपेंस किया है ना जी वो आपका वेस्ट इसलिए नहीं होता कि हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहते हैं जी यहाँ सेहत पे लगाएंगे या चेयर पे लगाएंगे, यू चूज विच वन। तो उसमें क्लाइंट्स जो अच्छे क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लास सेक्टर के क्लाइंट्स हैं, जो हेल्थ से प्यार करते हैं, जो कहते हैं लव विद लाइफ, वो लव विद मनी नहीं करते, लव विद लाइफ करते हैं ना, तो फिर वो जो है वो अच्छी चीज को, क्वालिटी वाली चीज को प्रेफर करते हैं। यानी हेल्थ कॉन्शियस जो पीपल हैं जी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें फर्नीचर ऐसा मिले जो जिसका कंफर्टेबल लेवल जो है वो बहुत सुपर हो। बिल्कुल, ऐसे बेशुमार जो है ना लोग वो हैं। और यहाँ हमारे पास जो हमारे परचेजिंग के वो सेल्स के हेड हैं, वो उनको भी हमने एजुकेट किया हुआ है कि क्लाइंट आता है तो उसको किस तरह जो है ना वो ब्रीफ करना है, किस तरह गाइड करना है, कि भाई हमारे पास अवेलेबल तो सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, बट हम रिकमेंडेशन में या अगर कोई हमारे स्टाफ से पूछता है कि जी आपको बेटर क्वालिटी, तो हम जरूर उन्हें एडवाइस करते हैं कि जी आप ये वाली जो चीजें हैं ना वो लें, ये फंक्शन वाली लें, ताकि आप जो है ना इसको लॉन्ग लाइफ यूज भी करें, और दूसरा आप जो है ना वो डॉक्टरों की फीसों से बचे रहेंगे क्योंकि आपको ये डिजीजेज में भी सेफ करेगी। अच्छा, जब आप लोग सोफा सेट मैन्युफैक्चर करते हैं जी, घरों में ज़रा ड्राइंग रूम्स की अमूमी जीनत है, ऑफिस में भी सिंगल सीटर यूज होता है, बिल्कुल ऐसे, तो सोफा की जो सीट है जी उसका क्या साइज होना चाहिए, बैठने के लिए कितनी स्पेस आपको चाहिए पर पर्सन? बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये है कि बाज सोफों की सीटें इतनी छोटी होती हैं और बाज की इतनी बड़ी हैं कि आप उसके अंदर बैठे तो पीछे को गिर जाते हैं, ऐसे। अच्छा, फिर ये कि हाइट जो है, आपके घुटने जो हैं
वो कितने बेंट होंगे। बाद सोफों पे आप बैठते हैं तो आपको लगता है कि आप थक गए हैं, ठीक है, या घुटने आप बेंट करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी जो टांगे हैं ना उन पे प्रेशर ज्यादा आ गया, और आप सीट पे नहीं बैठे हुए, आप बेसिकली अपने नीज पे बैठे हैं और आप बिल्कुल अपनी लेग्स पे आपका पूरा प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि सोफा जो है वो कैसे कंफर्टेबल बनाया जा उसमें सकता ऐसा है। है जी कि हमारे तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है ना वो सोफे के स्टैंडर्ड्स ही मेंटेन नहीं है। ठीक है। हमारे चूंकि वो लेटेस्ट जो हमारी थ्योरी है उसके साथ हम चले ही नहीं। हमारा आज भी कारपेंटर जो है ना वो उसको जो है ना 2.5 की गदी लगा के ना उसको थोड़ा बड़ा कर देता है। अब उसका नुकसान ये होता है कि वहां पे आप जिस तरह ये चेयर पे स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हुए हैं ना वहां पे आप बैठ नहीं सकते। वो आपके अल्टीमेटली जो है ना वो लंबर सपोर्ट के ऊपर उसका प्रेशर आता है, बैक बोन पे प्रेशर आता है, जो कि डेंजरस फॉर हेल्थ है। ठीक है, ठीक है। मल्टीवुड फर्नीचर जो है वो अफसाने सेहत के असूलों के मुताबिक जो है ना वो सोफा तैयार करता है। हम उसकी जो है लेंथ और विड्थ जो है उसको इस हिसाब से करते हैं कि आपकी बैक बोन को प्रेशर ना आए। अच्छा, चेयर जो है, चेयर तो रिकमेंडेड है कि आप चेयर यूज करते हैं फॉर द अलर्ट मोड, कि आप अलर्ट बैठे हो, लेकिन क्या सोफा जो है वो रिलैक्स मोड में नहीं बनाया जाता? रिलैक्स मोड इज डिफरेंट थिंग। वो तो है उसका कंफर्ट लेवल, ठीक है, ठीक है, उसमें आप रिलैक्स होते हैं। बट इसको हम इस तरह कंसीडर नहीं कर सकते कि जी कि वो सोफा जो बैक बोन को प्रेशर दे रहा है वो रिलैक्स है। वो रिलैक्स नहीं, वहां पे जो भी क्लाइंट या जो भी अफराद बैठते हैं वो आफ्टर 30 मिनट जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग उसकी सीट है, प्रेशर बैक बोन पे चल रहा होता है, फिर वो उसमें बैठना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जिस सोफे की सीट बड़ी होगी, बैठने को जरा खुली डुली जगह मिलेगी तो वो शायद उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है ऐसे। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोफा आपकी बैक को सपोर्ट करे, बैक को बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो आपके बैठने के लिए ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और वो जो है सोफा वो लॉन्ग लाइफ चलेगा भी, आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके अंदर अगर आप फोम की क्वालिटी, अब नॉर्मली होता क्या है मार्केट्स के अंदर जो है वो लोकल फोम, और लोकल फोम में भी थर्ड क्लास वैरायटी जो है ना वो यूज हो रही होती है। हमारे कई क्लाइंट्स, बल्कि इवन मेरे कुछ दोस्त आते हैं, यार मियाँ साहब वहाँ पे यही सोफा जो है ना वो मार्केट से आपके मकलोर रोड से मिल रहा है जी, कितने का जी है जी 4,000 रुपये का, वो जी 4500 का, 5000 का। अब उस सोफे में और हमारे सोफे में डिफरेंस ये है कि हमने किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का फोम उसमें यूज करना है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी हमने जो है ना वो शीशम वुड का यूज करना है, हम उसमें एमडीएफ यूज नहीं कर सकते। सही है। फिर उसके अंदर जो आर्टिफिशियल लेदर है या इवन फैब्रिक है तो वो हमने अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। अब अच्छी क्वालिटी में दो चीजें, एक तो फिनिशिंग क्वालिटी प्लस लॉन्ग लाइफ, ठीक है, इसकी ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबल वो तभी होगा जब हम उसके ऊपर जो है ना कोई अच्छी चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिटी जो है ना इसके ऊपर अभी हमारे जो क्लाइंट्स है ना वो थोड़े से होते हैं कि अच्छा यार सोफा तो सोफा ही होता है, बैठना ही होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जबकि इसमें समझने वाली चीज ये है कि आपका अगर फोम अच्छी क्वालिटी का है तो आप पाइल्स डिजीज से सेफ हो जाएंगे, आपके ये घुटनों के जो जॉइंट्स पेन है इससे आप सेफ हो जाएंगे, और इसके साथ साथ बैक बोन जो है ना आप उसमें जो प्रेशर आता है उससे बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन हर फर्द तो जरा मल्टीवुड पे नहीं जाएगा ना। ओपन मार्केट से जब वो डिसीजन करने लगे तो उसको आप क्या गाइड करते हैं कि क्या उसके लिए क्या मेजर्स क्या होने चाहिए? अच्छा, मैंने स्पेशली रिकमेंडेशन में मल्टीवुड फर्नीचर का नाम ही नहीं लिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्वालिटी में आप कंप्रोमाइज ना करें, अच्छी क्वालिटी की और बेस्ट क्वालिटी की चीज जो है वो बाय करें, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी ठीक है और ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लाइफ भी चलेगी। ठीक है, हैं दोनों सेम ही। अगर वो एक एक्सपेंसिव है और एक चीप है, चीप जो है वो हेल्थ को भी डेंजरस है और वो जल्दी डैमेज भी हो जाएगी। ठीक है, एक अच्छी चीज है वो एक्सपेंसिव जरूर है बट ये है कि वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लाइफ चलेगी। वो प्राइस ऑलमोस्ट इक्वल पे चली जाती है। अच्छा, इसमें ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। एक टाइम था कि जब पॉलिश वाला फर्नीचर बहुत चलता था, पॉलिश के साथ फिर उस पे ये पाउडर कोटिंग का दौर आ गया। अच्छा, अब उसमें मेटल का यूज ज्यादा हो रहा है और ग्लास वर्क उसमें ज्यादा है। बिल्कुल। तो आप बताएं कि जो ड्यूरेबल फर्नीचर है उसमें मतलब ये जो खूबसूरती का एलिमेंट ऐड अप हुआ है तो इससे फर्नीचर जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी में कोई फर्क पड़ा है? अच्छा माविया साहब, मैं इसमें आपको बताता हूँ जी कि ये चूंकि ना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ना
वो शीशम वुड और देहार वुड जो है ना, वो इसके ज़खायर बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होना शुरू हो गए। और आगे हमारी कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट इसकी तरफ तवज्जो दे सका, ना ही गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। इस वजह से हमारी शीशम वुड और देहार वुड और अदर जो वुड्स है ना, वो हमारी नायाब होना शुरू हो अच्छा, गई। इसमें तो मेरा ख्याल है हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जी जी जी, उनका रोल ज्यादा है। उनका रोल ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया, जिस वजह से वुड जो है शॉर्ट होना शुरू हो गई। तो हम फिर चले गए फाइबर बोर्ड में, ठीक कि है। वही डिज़ाइन हमने फाइबर में बनाना शुरू कर दिए। और अब इस वक्त जो है वो मोस्टली होम फर्नीचर की अगर मैं बात करूं, तो वो MDF में ज़्यादा जो है ना वो बनना शुरू हो ठीक है। गया। ड्यूरेबल वो भी है, बट उसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्राइस में बिग डिफरेंस है। अब अगर आप प्योर वुड में, शीशम वुड में या किसी वुड में अगर फर्नीचर लेते हैं, उसकी प्राइस और सेम उसी तरह की डिज़ाइनिंग अगर आप जो है वो इसमें MDF में कर MDF में लेते हैं, करवाते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस का जो है ना वो आप समझ लें कि 100% डिफरेंस है। अच्छा। और अब इस वक्त लोगों की बाइंग पावर भी कम है, इसलिए बड़े खूबसूरत और बड़े एंटीक किस्म के बेड्स जो हैं, इसी तरह सोफे के अंदर भी बेहतरीन वैरायटी जो है, और कॉस्ट भी जो है उसकी कम है। ठीक है, हम जो कि मैन्युफैक्चरर भी हैं, ठीक है। हमारा अपना यूनिट है, तो मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हमारी प्राइस जो है वो बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। हम अपने क्लाइंट्स को, हमारा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हर दोस्त हर बंदा जानता है कि वेरी फेमस ब्रांड है मल्टीवुड फर्नीचर, तो उसकी रीज़न ये है कि हमने अपनी जो है वो प्राइस बिल्कुल इकोनॉमी रखी है। और इवन मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर कोई डिज़र्विंग पर्सन आप समझते हैं ऐसे हैं कि जो बियर नहीं कर सकते फर्नीचर जो है ना, वो शोरूम वाले, लाजमी बात है उसमें अपना मार्जिन ऐड करेंगे, अदर एक्सपेंस ऐड होंगे। तो हम चूंकि मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैं ऑफर देता हूं कि डिजर्विंग पर्सन आप जिनको जानते हो, आप रिकमेंड करें उन्हें हम इंशाल्लाह कॉस्ट रेट पे उनकी बेटियों का फर्नीचर जो है ना वो बना के हम उन्हें देंगे। हम उसमें सिंगल 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं रखेंगे। यानी जहेज के लिए आपकी जहेज के लिए ये ऑफर दे रहा हूँ कि जो डिजर्विंग पर्सन है, जो नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई का दौर है, तो इंशाल्लाह हम उनको ये जो सर्विस है ना वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और हम ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मियां साहब, ये बताएं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है फर्नीचर की, उसमें जो आप जो पुराना हमारा एक कन्वेंशनल मेथड था जी कि 10, 15, 20, 25 तरखान लगाए हुए हैं और वो कारपेंटर्स जो हैं वो फर्नीचर बना रहे हैं, तो आप की जो फैक्ट्री है उसमें ज़्यादा काम जो है वो मतलब हाथ से करने वाला है, या अब आपने उसको मशीनरी पे शिफ्ट कर दिया? माविया, हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जो लेटेस्ट मशीनरी है वो यूज़ कर रहे हैं। गुड। ठीक है, उसमें पहले ये होता था कि एक आरी के ऊपर जो है ना वो 5-6 कारपेंटर लगे हुए हैं, और वो एक दिन में जो है बमुश्किल हाफ टेबल भी बना सकते थे। ठीक है। क्योंकि हम लोग जो सॉलिड वुड की टेबल बनाते हैं, वो हमारे जो कारपेंटर 5-5, 6-6 हैं, वो मिलके एक टेबल जो है शायद वो 5 से 6 दिन में बनाते थे। ठीक है। अब वही जो चीज़ें हैं हमने उसको जो है ना ये लेटेस्ट मशीनरी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो उससे ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में अब हमारे जो है ना वो 10-10 टेबल जो है ना वो बन सकते हैं, 10-10 बेड्स जो है ना वो बन सकते हैं। कि ऐसी हमने इटली से मशीनरी इंपोर्ट की है। उसमें अगर हम एज बेंडिंग मशीन की बात करें तो उसके अंदर वो 7 फंक्शन मशीन है कि उसमें आपने जो भी पार्ट रखना है उसने उसकी एज बेंडिंग जो है ना वो सिर्फ नहीं करनी, बल्कि उसने उसको बिल्कुल क्लीन करना है। एंड पे जाके 6 फंक्शन उसमें उसने चला के, जो उसका 7 फंक्शन है उसमें उसने उसको बफ लगा के क्लीन करके नीट करके फिर उस पीस को बाहर निकालना है। ठीक है, यानी वो इतनी नफासत से बैंड होगा, बिल्कुल है। और उस पे जो लेमिनेशन होगी वो इतनी नफासत से होगी कि आप पहचान नहीं सकेंगे कि इस पे लेमिनेशन हुई है या पॉलिश हुई है। ये पॉलिश हुई है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कि अब जो है ना वो आरी की जगह पे स्लाइडर कटर आ गए हैं। ठीक है। ठीक है, वो हमने इंपोर्ट वो लेजर कटर है। लेजर कटर है,
उसमें ये है कि वो आप उसके अंदर अगर चाहें तो एक दिन के अंदर जो है वो 1000 शीट जो है ना वो उसके अंदर आप काट सकते अच्छा, हैं, इतनी यानी उसकी इतनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस में चलती हैं तो इसके साथ जो है ना मेन पावर भी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। इसने कटिंग करनी है, आगे सेकंड प्रोसेस जो है ना उसमें उसने जो है वो उसकी एज बेंडिंग करनी है, उसको फिनिश गुड में लेके जाना है। उसके बाद कारपेंटर का काम शुरू हो जाता है कि वो उसमें जो है ना वो उसका लॉक फिट करेंगे, उसके अंदर जो है ना वो उसके कब्जे लगाएंगे, उसकी रीलिंग लगाएंगे, वो सारा करके प्रोसेस वो फिनिश गुड्स की तरफ मूव करते क्वाइट हैं। स्ट्रेंज। अच्छा, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जहाँ पे मशीनें ऐड होती हैं या सिस्टम कंप्यूटराइज हो रहे होते हैं या ऑटोमेशन पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो मैन पावर है वो कम हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि उससे आपकी मैन ऐसा मैन नहीं है मैन पावर जो है वो बढ़ गई है। जी, ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि चूंकि मेन पावर की ज़रूरत हमें है, हम यानी अब काम का वॉल्यूम बढ़ गया। बिल्कुल काम का जब वॉल्यूम बढ़ा ऐसे ही तो है। काम का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपको अब उसको संभालने के लिए भी ज्यादा लोग चाहिए ना, हर बिल्कुल प्रोसेस में हर स्टेप पे नए लोग ऐड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं जी कि ये काम तो वैसे जो अब हम कर रहे हैं कि हम नए लोगों को जो है वो स्किल दे रहे हैं, ट्रेंड भी उनको कर रहे हैं साथ ट्रेंड साथ। कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये काम तो थे कि टेप्टा के अदारे ये काम करें कि लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाएं और ये अदारों में जाके काम करें। स्किल है। पावर चूंकि पाकिस्तान में बहुत कम है, टेक्निकल एजुकेशन ना होने के बराबर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री के अंदर ये जो है ना ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपने लोगों को जो है वो साथ ट्रेन करते हैं, नए लोगों को सिखाते हैं और फिर उसी इंडस्ट्री में उसको जम कर लेते हैं। ठीक और है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट भी जो है वो इसी हवाले से कि हमारी प्रोडक्शन ठीक है और इसको हम एक्सपोर्ट भी जो है ना अब डिफरेंट कंट्रीज में इसको कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपने लोकली इसको मकामी सतह पे पहले अपने काम को शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसका दायरा कार बढ़ाते हुए जी जी आपने बिल्कुल। इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दे दी है और अब आप एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है जी कि हमने अच्छा, आपकी जो मशीनरी है उसकी जो एडिशन है उससे जो अनपढ़ कारपेंटर है या अनपढ़ जो लेबर है या उनके जो हेल्पर्स हैं वो ज़ाहिर है पढ़े लिखे तो नहीं है, ऐसे ही वो मशीनरी मैनुअल तो नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही तो क्या पढ़े लिखे ना होने के बावजूद वो मशीनरी को प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रॉपर ऑपरेट ऐसे है जी कि उनको हम ट्रेनिंग देते हैं पहले। ठीक है। हमारे जो एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं, सीनियर जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं, वो उनको पहले ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये को बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सारा सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ इसके जो अपडेट कर दिया ऑपरेशंस हैं जाता वो है। हाँ, इजी हैं। वो इजी हैं और विद इन 4-5 मंथ जो है ना हमारे वहाँ पे स्टाफ के जो नए लड़के हैं ना वो ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो इसमें जो नया फर्द को सीखने के लिए आता है जी तो उसको नॉर्मली अगर वो फर्नीचर का कारीगर प्रॉपर बनना चाहे, अब चूंकि मशीनरी भी उसमें एडअप हो गई, बिल्कुल तो आप क्या समझते हैं कि एक नया लड़का कोई सालिक में बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो बिल्कुल जाता ऐसा ही। अगर कोई बच्चे जो मेहनती हैं ना वो साल के अंदर बेहतरीन कारीगर जो है ना वो हमारे पास बन जाते हैं, क्योंकि एक तो ने वहाँ पे जो है ना वो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें साथ साथ जो है ना वो चल रही होती हैं, तो उसमें वो बेहतरीन माशाल्लाह जो है ना वो काम सीख लेते है हैं। और सीनियर सुपरवाइजर की गाइडेंस साथ गाइडेंस साथ वो चलती बिल्कुल रहती है। बिल्कुल। और एक साल बाद जो है वो अपना रोजगार अच्छे से कमाने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री से कई जो है वो कारीगर काम सीख के डिफरेंट जो है वो अदारों में काम कर रहे हैं। बहुत खूब। ठीक है, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लोग निकले और सिखाया हमने उनको और वो अब डिफरेंट जगह पे अपनी स्किल इवन अब्रॉड में भी जाके कुछ लोग जो है हमारे कारपेंटर काम कर रहे हैं कि अच्छा। उन्हें हमने इतना ट्रेन जो है ना वो किया। हम्म। तो आप ये बताएं कि आप फर्नीचर जो है वो सिर्फ अपने शोरूम्स के लिए तैयार कर रहे हैं या आप जो दूसरे शोरूम्स हैं उनको भी आप ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड जी करते हमारे हैं? पास इस वक्त को 360 के करीब जो हैं वो शोरूमों वाले फर्नीचर अच्छा। के शोरूमों वाले जो है ना वो मेरे क्लाइंट हैं, गुड। जिनको हम डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें जो है वो देते हैं। वो चेयर्स भी हैं, उसमें सोफ़ाज भी हैं, बेड्स भी हैं, टेबल भी हैं, मीटिंग टेबल हैं, वर्क स्टेशन है, डिफरेंट चीज़ें एज़ पर डिमांड हम उनको दे रहे हैं। यानी आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप कुछ 350 से ऊपर जो अदर कस्टमर्स हैं अपने शोरूम्स के अलावा जी 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 आप उनको भी सप्लाई दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दे रहे हैं। और वो उसको अपने नाम से अपने ब्रांड से सेल करते हैं? हाँ नहीं, उसके ऊपर वो ब्रांडिंग नहीं करते। चंद एक ऐसे हैं शोरूम वाले
जो करते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो है ना वो इसके ऊपर हम टैगिंग ही नहीं करते। अच्छा, टैगिंग हमारे जो शोरूम पे आता है उसके ऊपर मल्टीवुड फर्नीचर लिखा होता है, अदर जो शोरूम पे जाता है उस पर हम टैगिंग नहीं करते। यानी आप ये जनरल एक यानी अमूमी फैज जो है ना वो बांट रहे हैं कि बस हमसे जो भी बनवा के अपने नाम से बेचना बिल्कुल चाहे तो। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद के शोरूम पे पड़ा है तो वो उनका अपना है, जबरदस्त। उसमें अगर हम अपनी ब्रांडिंग करेंगे तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो कस्टमर इजीली जो है ना वो फाइंड करेगा। मल्टीवुड जो है ना वो तो जस्ट आप एक दफ़ा मल्टीवुड ना भी ऑनलाइन सर्च करें, गूगल पे जाके आप ऑफिस फर्नीचर लिखें, होम फर्नीचर लिखें, आउटडोर फर्नीचर लिखें, एनीथिंग, तो वो सर्चिंग इंजन में गूगल पे हम फर्स्ट सेकंड पे जो है ना वो रैंक कर रहे होते हैं। कोई भी कीवर्ड्स में है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कीवर्ड्स हमारे जो है ना वो रैंक कर रहे होते हैं, तो मल्टीवुड वहाँ पे इजीली अवेलेबल जो है ना फाइंड हो जाता है। तो इसलिए हमारे शोरूम वाले कहते हैं कि नहीं जनाब आपने टैगिंग नहीं उसके ऊपर करनी है। लेकिन इसका एक फायदा ये भी तो है ना कि कोई भी नया फर्द मेरे जैसा भी शोरूम अपना बनाना चाहता है तो उसको ये सहूलत मौजूद है कि बैकएंड पे एक फैक्ट्री मौजूद है जो उसको सामान देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ये अवेलेबल है फैसिलिटी कि हमारे जितने भी शोरूम वाले हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह बैकएंड पे हम बैठे होते हैं, स्टॉक भी बैकअप पे रख के हम बैठे होते हैं कि अच्छा जी इन केस ऑफ इमरजेंसी इन्हें चाहिए, वो जस्ट कॉल करते हैं कि जी मुझे इतने टेबल चाहिए, इतने बेड्स चाहिए या व्हाट्सएवर जो भी है, तो हमारे पास स्टॉक में भी ये अवेलेबल होता है, तो हम उन्हें जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नए लोग इस काम में आना चाहें तो आप उनको बिजनेस के हवाले से भी गाइड करते हैं, कौन सा एरिया है जहाँ पे शोरूम बनाना चाहिए, और अगर वो शोरूम बना लेते हैं और आपसे फर्नीचर लेते हैं तो फिर आगे उसको सेल कैसे करना है, इस हवाले से आप उनकी रहनुमाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जो नए शोरूमों वाले हैं उनको हम गाइड भी करते हैं, कोई इन्वेस्टर हैं उनको भी गाइड करते हैं कि जी आपने किस इलाके में जो है ना वो फर्नीचर का शोरूम बनाना है, और उसका बेसिक नॉलेज जो है ना उन्हें फैक्ट्री विजिट करवा के वहाँ पे भी देते हैं, शोरूम पे बिठा के भी उन्हें जो है ना वो गाइड करते हैं। अगर चेयर है तो उसकी मुकम्मल डिटेल्स उन्हें बताते हैं कि ये इसमें ये चीज़ें जो है ना वो ऐड हैं, और इसके साथ जो है ना बिज़नेस के आइडियाज़ वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को देते हैं कि इतने % मार्जिन रखोगे तो बिज़नेस का वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा रखेंगे तो आपका बिज़नेस का वॉल्यूम जो है ना वो कम हो जाएगा, तो लिहाजा अगर आपने बिज़नेस करना है तो फिर मार्जिन कम रखें और सेल्स को ज़्यादा करें। गुड हो गया। ठीक है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त जो हैं जिन्हें मैंने मोटिवेट किया, गाइड किया, वो अब बेहतरीन अपने शोरूमों के ऊपर जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत खुशी ये जान के कि आप लोगों को न सिर्फ ये है कि अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बल्कि उनको बिजनेस चलाने के लिए फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। मैं जाते जाते एक पैगाम छोटा सा देना चाहूँगा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार दोस्तों को बिजनेस आइडियाज़ भी दिए हैं। इस वक्त चूँकि हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल बड़ी वर्स्ट है तो लोग बड़े परेशान हैं। तो पिछले एक ट्रेनिंग सेशन था तो वहाँ पे मुझे जो है वो मेरी ड्यूटी लगी, तो उसमें मैंने फिर दोस्तों से कहा कि इस वक्त जो है अगर आप बिज़नेस के अंदर जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं, बिज़नेस में हैप्पी रहना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए मस्ट भी, अगर एक वालिद है तो वो अपनी औलाद से ज़्यादा बिज़नेस को प्यार करेगा तो कामयाब होगा। ज़बरदस्त। और अगर कोई यंग बॉय है तो वो अपनी मशूक से ज्यादा बिजनेस को प्यार करेगा तो कामयाब होगा। क्या बात उसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो है वो बिजनेस जो है उसको टाइम की जरूरत है, उसमें एफर्ट्स की। और इसके साथ साथ एक और बात बताता चलूं कि इसमें लेटेस्ट टूल्स वो मस्ट भी यूज करें। अब नॉर्मली होता क्या है, मैं कल एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार आप पेमेंट कैसे ट्रांसफर करते हो? कहता जी कैश पे काम करता हूँ। मैं कहा व्हाई नो यूज बैंक और जैज कैश एनी अदर? वो नहीं जी ये बड़ा डिफिकल्ट है। मैंने उसे कहा कि आप फाइनेंशियली तौर पे परेशान है? कहता जी मैं बहुत परेशान हूँ, निज़ाम नहीं चल रहा, महंगाई बड़ी हो गई है। तो मैंने उसे कहा यार आप लेटेस्ट टूल यूज करें। मैं क्या, अगर आप बैंक जाके पैसे निकलवाते हैं या जमा करवाते हैं तो आधा घंटा लगता है, ऑनलाइन आपकी जो है ना वो ट्रांसफर में आने जाने का टाइम भी उसमें शामिल कर दो, घंटा डेढ़ तो उसका बैंक में लग गया आराम से। तो मैं कहा ये चीजें इनको हमें जरूर कंसीडर करना चाहिए। तो असल चीज ये है जी कि हमें लेटेस्ट अभी मौजूदा जो है वो ये है कि कारोबार जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैप्पी हैं, हम कहते हैं यार बिजनेस लोगों के डाउन हो रहे हैं, हमारा अप जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमने आईटी पे इसको डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो है ना वो 2017 में हमें अदारक था कि ये बिजनेस जो है ना वो स्लो होंगे, तो हमने 2017 से वेबसाइट तैयार कर दी। सोशल मीडिया पे आ गए, हमने इसको फेसबुक पे चला दिया, इंस्टाग्राम पे चला दिया, ट्विटर पे, सारे लेटेस्ट टूल्स जो है ना वो यूज किए, इसलिए हम लोग परेशान नहीं है। ठीक है, मेरा ये पैगाम है तमाम ताजर भाइयों को, तमाम यंग जनरेशन को कि शॉर्टकट वे ना ढूंढें। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हमने मेहनत करनी है, वक्त की जरूरत है कि इस वक्त हमें पागलों की हद से भी ज्यादा मेहनत करनी है, फिर इंशाल्लाह हम पीसफुल भी होंगे और अपने बिजनेस को एंजॉय भी करेंगे।
यानी पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ आप वक्त दें, बिल्कुल और दयानतदारी से जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हैं तो फिर कारोबार में खुब जाएं, बिल्कुल और उसको ऐसे करें कि जैसे आपने कहा कि जैसे मशूक से प्यार होता है तो उससे भी ज्यादा आप उससे करेंगे। भी ज्यादा फिर वो कामयाब होगा। अदरवाइज ये है कि हम शिकवा करते रहेंगे कि जी कारोबार नहीं है जी, माली हालात ठीक नहीं है जी, महंगाई हो गई है जी, ये हो गया। अब नॉर्मली होता क्या है, यानी कैजुअल मोड में कारोबार नहीं चलने लगा। नहीं लगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी कि मोबाइल मैं भी यूज करता हूँ। अब मेरा यूज ये होता है कि मैं पॉलिटिकल पोस्ट शेयर नहीं करता। गुड। मैं कोई भी ऐसी रिलीजियस पोस्ट जो है ना जिसकी वेरिफिकेशन हो मैं शेयर नहीं करता। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चूंकि लव वर्क विद माई वर्क, मैं क्या शेयर करता हूँ, मैंने अगर कोई एक चेयर अच्छी बनाई है ना तो मैं उसको जो है ना वो 200 ग्रुप में शेयर करता हूँ। जबरदस्त। मैं अगर करता हूँ तो मैं जो है अगर कोई सोफा बनाया है, कोई ऑफिस टेबल बनाया है तो मैं उसको दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। यही वजह है कि मेरा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ठीक है, मुझे कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं है कि जी वो ये हो गया वो हो गया। हम ब्लेम करते रहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अच्छा जी अब जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बेसिक ये है कि हमारी एफर्ट्स क्या हैं, हमें जितना वक्त हम रोने धोने पे जाया करते हैं ऐसे ही अपने काम पे लगा ले। बिल्कुल ऐसे, तो कारोबार ना चमक जाए, वो बिल्कुल चमकेगा और चमक रहे हैं, लोगों के चमकते भी हैं। ठीक है, जो वक्त के साथ लेटेस्ट टूल यूज करते हैं, ठीक है, जो अपने आप को अपडेट करते हैं और अपने काम के साथ प्यार करते हैं, वो अब भी हैप्पी हैं और एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये आपने बड़ी पते की बात की कि जब आपका फोकस आपका कारोबार होगा जी जी और आप उसमें पूरा टाइम दें, बिल्कुल ऐसे, टाइम के साथ साथ जो आजकल मार्केट के लेटेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स हैं, बिल्कुल ऐसे, उनको आप अडॉप्ट करें। बिल्कुल ऐसे। फिर जो पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन है उसके लिए भी आप मोबाइल ऐप्स और इनसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स जो हैं उनसे आप हेल्प लें। बिल्कुल ऐसे, तो आप अपने वक्त को बचाएं और सुकून से कुर्सी पे बैठ के काम करें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और कामयाबी की ये है जी कि आप कमिटमेंट को ऑन करें, वादा खिलाफी ना करें और किसी से धोखाधड़ी ना करें, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, बिजनेस सारे बड़े अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि हमारे मामलात क्या हैं। अगर हम वादे की पासदारी करते हैं, अपने लेन देन के ठीक हैं, सच बोलते हैं, धोखाधड़ी नहीं करते, तो फिर मैं लिख के देता हूं कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के अंदर फ्लॉप नहीं हो सकता इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है। यानी हमारा जो एक अमूमी रवैया है कारोबार में कमिटमेंट पूरी ना करने वाला, वो भी हमारे कारोबार को तबाह करता है, डैमेज करता है। अब देखिए ना, कारपेंटर है, चूंकि बिजनेस आप ही का डिस्कस हो रहा है, तो कारपेंटर्स ने 15 घरों से एडवांस पकड़ा होता है, बिल्कुल, और सारे उसके पीछे होते हैं, उसको तलाश कर रहे होते हैं कि बंदा किथे गया। बिल्कुल, पता लगता है ये दुकान बंद है और मोबाइल नंबर ऊपर दर्ज है, आप उस पर जब भी कॉल करते हैं, मैं जी काम पे आया हूँ। बिल्कुल, अच्छा, वो कौन से काम पे आया भाई, हमसे जो पेमेंट एडवांस लिया वो तो काम हो नहीं रहा, तो कम केड़ा कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो ऐसे लोगों की मिसाल मुआविया ऐसा है कि हमने देखा अपने बचपन में, अगर हमने एक कारपेंटर देखा है ना, तो जहां पे उसको देखा है ना, आज 30 साल बाद भी वो उसी जगह पे बैठा है, वो ग्रो नहीं कर सका। वो ये नहीं हुआ कि वो जो है ना वो मोटरसाइकिल से गाड़ी पे चला गया हो, या वो जो है ना वो शादबाग से उठ के जो है ना वो डिफेंस में चला गया, वो वहीं पे बैठा हुआ है। उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो कमिटमेंट को ऑन नहीं करता, अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करता और वो ग्रो नहीं करता। यानी झूठ और बदएतमादी जो है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो रिस्क में उसकी वजह से बरकत ही नहीं पड़ती, बरकत नहीं पड़ती, बल्कि कमी वाक़या होती है और उसमें आपकी पर्सनैलिटी भी डैमेज हो रही होती है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हाँ, कारोबार व्यवहार पे ही है ना, अगर आपका मार्केट में आपका व्यवहार ही नहीं बना, बिल्कुल, आपने कारोबार किस बुनियाद पे करना? लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप कमिटमेंट को ऑन नहीं करते, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो अच्छा, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि अच्छा, जैसे लाहौर है, लोग सोचते हैं अच्छा यार 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, जे इधरों काम नहीं बनेगा तो होर बंदे ठगे जाने वास्ते तैयार ने, असीं उन्होंने ठग लांगे। पर ये सारा टेम्परेरी है जी, ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। मैंने जो लोग सक्सेसफुल जिनको स्टडी किया है, जिनको देखा है, या अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमें फॉलो करते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि यार बिजनेस जो है ना वो कमिटमेंट और होनेस्टी पे ही चलता है। 2 नंबर तरीके से बिजनेस जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो कामयाब नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं और लोग उससे आगे जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकते, वो उसी पे ही जो है ना अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर देते हैं। मेरे सब गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ब्रेक का एक वक्त हुआ है, तो ब्रेक ले लें। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और मियाँ फरियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हमारे साथ रहिए।
अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहसिना मुख्तार, द CEO ऑफ तालीम कंसल्टेंसी। स्पेशल टीवी के बारे में जो मुझे आज यहाँ मैंने विजिट किया और जो मैंने देखा वो ये कि इस नफसा नफसी के दौर में, इस ऐसे दौर में जहाँ के टीवी जो है वो सिर्फ एक पैनिक फैलाने के लिए, मीडिया जो है फेक न्यूज़ देने के लिए रह गया है, उसमें स्पेशल टीवी एक ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इस्लामिक कम्युनिटी हो, कि जो हमें नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अप्रिशिएट इनको करना चाहिए कि ये इस ऐसे दौर में एक ऐसे मकसद को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इस दौर में हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि कुछ अट्रैक्शन हमारी जो है वो न्यूज़ में और लड़ाई झगड़े में, फेक न्यूज़ में, इन सब में रह गई है। ऐसे में एक ट्रूली एक हेल्थ, एजुकेशन और इस्लामिक कम्युनिटी पे काम करना बहुत मुश्किल है, उसके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना बहुत मुश्किल है। इसमें स्पेशल टीवी जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। वेलकम बैक। जब ये सब ये बताएं कि जो हमारे आजकल कोवर्क स्पेस है वो एक नया आइडिया है, और इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर लोग जो हैं वो कॉमन वर्क प्लेस को यूज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा उन्हें ये होता है कि उन्हें ऑफिस का रेंट नहीं पे करना पड़ता, और एक एनवायरनमेंट के अंदर समटाइम्स आप देखते हैं कि 20-25 ऑफिस मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हर फर्द ने अपनी स्पेस वहाँ पे हायर की हुई है। अच्छा, ज़ाहिर जगह ज़ाहिर है कि कम है, तो वहाँ पे जो कॉमन वर्क स्पेस डेवलप करने के लिए आप कोई कस्टमाइज फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग जो हैं ये जितने भी अब को वर्किंग स्पेस जो है वो बन रहे हैं, एक हॉल होता है, उसके अंदर जो है ना वो हम ऐसा स्मार्ट जो है ना वो उन्हें वर्क स्टेशन दे देते हैं, साथ ही उसके जो है ना वो कंफर्टेबल चेयर दे देते हैं। ठीक है, वो छोटी जगह के ऊपर जो है ना वो हम 50 अफराद की जो है ना वो वर्किंग बना देते हैं। उसमें जो डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हम साथ साथ पार्टीशन लगा देते हैं, सेपरेशन भी रहे, प्राइवेसी भी रहे, उसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं। वर्क स्टेशन हम बना के ना जी उसका एक पूरा सेटअप बना देते हैं। तो ये चूँकि महंगाई का दौर है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हमारी यंग यूथ जो है वो बियर नहीं करते, अच्छे बड़े ऑफिस जो है ना वो अफोर्ड नहीं करते, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए ये फिर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे जो है ना वो एक स्पेस जो है वो उन्हें बड़ी मुनासिब रेंट के ऊपर मिल जाती है, वहाँ प्राइवेसी भी मिल जाती है उनको, अपने वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो उनको दराज बॉक्स साथ मिल जाते हैं, उसमें उनकी सेव हो जाती हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि इसमें नौजवानों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑफिस को जो है ना ऑफिस उस स्पेस को ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमारे जो आईटी के बच्चे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट है, इनमें सब में जो है ना वो हमारे पास जो डिज़ाइनर बैठे हुए हैं वो बड़ी छोटी सी जगह को जो है ना वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन करके उन्हें बड़ा स्मार्ट और वो अच्छा ड्यूरेबल फर्नीचर जो है ना हम वो लगवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में काफ़ी ज़्यादा जो है ना को वर्किंग स्पेस जो है वो हमने डिज़ाइन करके दोस्तों को और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने वो डिज़ाइन दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्मार्ट जगह पे ऊपर जो है ना वो बेहतरीन सीटिंग जो है ना वो हमने उन्हें ऑफ़र की हुई। ठीक है। अच्छा, घरों में जो फर्नीचर यूज़ होता है, ज़ाहिर है कि घर में तो हर फर्द जो है वो फर्नीचर से इस्तेफादा करता है, तो उसमें ये जो हमारे स्लीपिंग बेड्स हैं ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, तो उसमें कितनी वैरायटी अवेलेबल है? बहुत ज़्यादा वैरायटी है जी। अब सोफ़ों बेड्स के अंदर जो है ना वो काफ़ी बच्चों के लिए, चूँकि कलर्स भी डिफरेंट हैं और उसमें डिज़ाइन भी बड़े बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त वो आजकल डिको पेंट में जो है ना वो बेड चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो बेड्स दूसरे हैं होम वाले बेड्स की अगर बात करें तो उसके अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे भी जो है ना मोस्टली लोग जो है ना वो कहते हैं जी मैट्रेस तो मैट्रेस ही है। हालांकि मैट्रेस, अच्छा मैट्रेस जो है ना वो उसका कंफर्ट लेवल भी अच्छा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी बैक बोन के मोरों को जो है ना वो हिलने भी नहीं देता। अगर आप गद्दा आपका अच्छा नहीं है तो इट्स मीन कि आप जो है ना आपकी बैक बोन में जरूर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
आपने सोना ही जब आराम के लिए और सो के भी आराम ना मिले। तो उसके लिए आपको जो है ना जी, वो मैट्रेस जरूर अच्छी क्वालिटी का जो है ना, मेडिकेटेड मैट्रेस जो है, हम अब्रॉड में विजिट करते हैं, हमने वहाँ पे देखा है कि कभी जो है ना वो बड़े फ्लफी से जो है ना वो उनके बेड्स नहीं होते, हार्ड होते हैं उनके गद्दे जो है, मैट्रेस जो है वो हार्ड अच्छा। होते हैं थोड़े, ठीक है, और उनके ऊपर जो है ना वो बड़ी रिलैक्स बंदा जो है ना वो उसके ऊपर सो जाता है। पुरानी हमारी जो चारपाइयों वाला निज़ाम था उस वक्त, अब देखें ना, कमर स्पोर्टिव थी और आप हार्ड बेड पे किस्म का सोते थे। जब से ये नरम गरम बेड्स आ गए तो लोगों के कमर के इश्यूज भी ज़्यादा हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि लोगों ने क्वालिटी को जो है ना वो फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने जस्ट ये देखा जी कि मैट्रेस है, बस बाय कर लिया जी। जबकि मैट्रेस जो है उसके अंदर ये ज़रूर देखना चाहिए कि मैट्रेस मेडिकेटेड होना चाहिए, अच्छा मैट्रेस होना चाहिए, वो आपकी जो है वो बैकबोन को जो है वो डिस्टर्ब नहीं होने देगा, उसमें पेन नहीं निकलने देगा, और आप जो है वो मज़े से सो भी सकते हैं उसके ऊपर। सही है। अच्छा, नॉर्मली एक फैमिली की ज़रूरत के लिए जो फर्नीचर है उसके बनने में कितना वक्त तक दरकार होता है? आप कितने, मतलब 1 वीक टाइम में या 2 वीक्स टाइम में कितने में आप डिलीवरी दे देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना जी, चूँकि हमारा मोस्टली जो वर्किंग है ना वो तो है होलसेल की। हम चूँकि मैन्युफैक्चरर हैं, हम तो शोरूमों को डील करते हैं, या जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं उनको डील करते हैं, आर्किटेक्ट हजरात को डील करते हैं। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनको अगर तो हमारे ऑर्डर, सम टाइम ऐसा होता है कि फैक्ट्री में ऑर्डर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो कोई महीना 1.5 महीना भी लग जाता है। ठीक है। अदरवाइज ये है कि ये जो बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल, सोफा सेट, ये कंप्लीट एक सेट जो है ना विद इन अ मंथ हम अपने क्लाइंट को जो है वो डिलीवर कर देते हैं। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकल है या कुछ पोर्शन जो है, कुछ हिस्सा जो है फर्नीचर का आप वो बना बनाया भी इंपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा नहीं, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें एक्सेसरीज जो है इसकी वो इंपोर्ट अच्छा, करनी पार्ट्स पड़ती आप हैं। इंपोर्ट करते हैं? पार्ट्स जो है ना इसके इंपोर्ट करते हैं, बाकी कस्टमाइज सारा हम जो है ना वो यहाँ पे करते अच्छा, हैं। कस्टमाइज इधर ही हो रहा है। हाँ जी, कस्टमाइज सारा इधर ही करते हैं। ठीक है। तो मशीनरी के एडिशन ने आपने बताया कि इसको एक तो स्पीड अप कर दिया, बिल्कुल दूसरा क्वालिटी इसकी फाइन हो गई, और तीसरा ये है कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़ाहिर है क्वालिटी के नतीजे में ऐसे ही। वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। अच्छा, लेकिन आपने जो MDF शीट का जो इस्तेमाल बताया, जी जी वो हम देखते हैं कि समटाइम्स घरों में आम मुशाहदे में ये बात आती है कि आपने MDF का बना हुआ फर्नीचर लिया और पलंग जो है उसका, उसकी जो बेस है वो कुछ अरसे के बाद भुरना शुरू हो जाती है। तो ये बताएं, ये प्रॉब्लम क्यों आता है? अच्छा, वो MDF नहीं होता, उसे हम जो है ना पार्टेक्स कहते हैं। अच्छा, पार्ट। मार्केट के अंदर जो है ना जो बिल्कुल लो क्वालिटी के बेड्स बनते हैं ना वो पार्टेक्स में लोग बनाते हैं। अच्छा अच्छा। वो हम अपनी फैक्ट्री में तो यूज ही और नहीं वो करते। MDF को कह के बेचते हैं? वो कह के MDF बेचते हैं। अच्छा, कस्टमर को भी चूंकि प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता, वो भी ट्रस्ट कर लेता है शोरूम वाले पे। अब शोरूम वाला क्या करता है, वो पार्टेक्स होता है, सेकंड मीन कि वो चिप बोर्ड होता है। अब चिप बोर्ड जो है ना वो भुरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, MDF कभी भी जो है ना वो भुरेगा नहीं। MDF में भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है ना अल्लूर एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, जिसको चाहे वो इंटरवुड है, चाहे वो मल्टीवुड है, चाहे वो प्रोफाइन, कोई भी ब्रांड जो है ना वो उसमें अच्छी क्वालिटी की शीट यूज करता है। जबकि मार्केट में कारपेंटर बैठे हैं, वो चिप बोर्ड में पार्टेक्स में बना के दे देते हैं। पता चलता है कि 6 महीने बाद जो है ना वो टेबल भी डैमेज होना शुरू हो गया है, और वो बेड जो है ना वो भी डैमेज होना शुरू हो गया है। अच्छा, टेबल्स से मुझे ख्याल आया कि हम टेबल्स पे, जो डाइनिंग टेबल्स हैं मोस्टली, या इवन जो हमारे कॉफ़ी टेबल्स हैं, उनमें हम ग्लास का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं। अब फैशन ऑलमोस्ट यही है कि ज़्यादातर शीशा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये मतलब डैमेजिंग नहीं है, और इससे नुकसान का अंदेशा नहीं रहता कि ये टूट जाएगा या कोई इससे ज़ख्मी हो जाएगा या इस तरह? ये चूंकि ट्रेंड है अब इस वक्त ना जी, एक तो ये है कि हमारे पास जो है ना वो सॉलिड वुड का जो है बहरान पैदा होने की वजह से कि अल्टरनेट जो है ना वो चीज़ें इसके आना शुरू हो गई। ठीक है। ग्लास भी आ गया। अच्छा, इसमें एक खूबसूरती भी है, और अच्छा ड्यूरेबल, अगर आप कोई शीशा लगा लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई रिस्क वाला चांस नहीं होता। बाकी ये है कि अगर कोई डैमेज होने वाली चीज़ है वो तो वुडन की भी हो सकती है और ग्लास भी हो सकता है। बट इसमें चूंकि आप बड़े मॉडर्न और लेटेस्ट डिज़ाइन आना शुरू हो गए हैं कि टॉप जो है ना वो हम उसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना के MDF में जो है उसके ऊपर टॉप जो है वो अगर ग्लास का लगा दे तो वो खूबसूरती भी है और स्मार्ट भी है, और वो कॉस्ट वाइज भी जो है ना वो कॉस्ट भी उसकी काफ़ी कम हो जाती है एज टू कंपेयर सॉलिड वुड के। अच्छा, किसी भी नए काम को
एस्टेब्लिश होने के लिए, जिसमें हम कहेंगे जी काम चल गया या कामयाब हो गया, तो नॉर्मली कितना टाइम पीरियड चाहिए? देखिए जी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी एफर्ट्स, अपनी जो आप समझ लें जी कि दिल से कितनी आप उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस कोई भी है, अगर आप उसके अंदर जो है ना जी वो उसको प्यार कर रहे हैं और उसके जो स्टार्ट के अंदर 12, 14, 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ, विद इन ईयर 100% वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है। अब नॉर्मली होता ये है कि हम लोग कहते हैं जी हम तो मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठे हैं जी, गए हैं, हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, शॉप पे गए हैं, बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं आया, हम क्या करें? भी अगर कस्टमर नहीं आता तो हम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, बल्कि हम उसको किसी ना किसी एंगल पे यूज करें। अब यूज में ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर हम बैठ के जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो है वो हम आगाह तो कर सकते हैं कि यार ये बेड है, ये कुर्सी है, ये जो है ना टेबल है, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। हम वो तो करते नहीं है और ब्लेम हम करते हैं जी काम नहीं चल रहा। अच्छा, काम चल जाने के बाद, सपोज काम चल गया, आपका ठैया लग गया, कामयाब हो गए आप, उसको एक सेटिस्फैक्ट्री ब्रांड बनने के लिए, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ब्रांड हो, नॉर्मली कितना 3 से 5 साल चाहिए या 5 से 7 साल का अरसा चाहिए कि जब उसकी मार्केट में एक शनाख्त बन जाए? माविया साहब, इसमें ये जो है ना टाइम फ्रेम तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि उसको डील कौन कर रहा है। अगर तो कोई टीम उसकी अच्छी है, मेहनती है, तो वो विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ जो है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लेगा। ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिमम इसमें सोशल मीडिया का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने एक प्रोडक्ट पकड़ी, आप बिल्कुल न्यू हैं, अब आपने उसको जो है ना वो सोशल मीडिया पे ले गए, सोशल मीडिया पे उसकी डिजाइनिंग करवाई, उसके कंटेंट जो है ना वो लिखवाए, उसके साथ हैशटैग अच्छे लगाए और उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है। और उसके साथ आपने कैंपेन रन कर दी, तो आप विद इन 3 मंथ जो है ना वो उसको लोगों के अंदर जो है ना आपका नाम डिस्कस होना, आपके ब्रांड का शुरू हो जाएगा, आप नजर आने शुरू वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब हम अगर लेटेस्ट थ्योरी यूज ना करें तो फिर हमें शायद 10 साल भी चाहिए, फिर भी हम ब्रांड नहीं बना पाते। फिर भी ये होता है एक शॉप है तो वो जस्ट लाइक एक शॉप, सारी उम्र एक ही शॉप, वो एक शॉप ही रहती है, और वही हम आगे जो है ना उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, शॉप को ब्रांड नहीं बना सकते। ब्रांड के लिए ये चीज जरूरी है, आपका लगन, आपका शौक, आपकी मेहनत और लेटेस्ट टूल्स, ये सारी चीजें हम अगर लेके चलते हैं तो फिर 100% मैं लेके देता हूं कि आपका ब्रांड भी बनेगा और आप बेहतरीन बिजनेसमैन बनेंगे। जबरदस्त। मियां फरियाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने यानी एक स्टार्टअप बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, कैसे एक कारोबार शुरू करना है और उसको कामयाब कैसे करना है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज हमने मियां फरियाद अहमद साहब से डिस्कस किया कि कैसे एक नया कारोबार शुरू करके उसको कामयाबी तक पहुंचाया जा सकता है, और उसमें इनकी अपनी जो एफ़र्ट है और जिस तरह से इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और उसको फिर मैनुअल से ऑटोमेशन तक लेके गए, और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने जिस तरह से प्रमोट किया, और आज वो मार्केट के 3 बड़े ब्रांड्स में उनका शुमार होता है। तो इससे हमारे नए काम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, इंस्पायरेशन है, और सीखने को बहुत कुछ है अगर हम पाकिस्तानी मेहनत करके तरक्की करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारा ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद माविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।